So good evening, welcome back. In last session, we have discussed application of dimensional formula. हमने application of dimensional formula डिस्कस शुरू किया और उसकी वन एप्लीकेशन वी हैव डिस्कस दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी ऑलरेडी डिस्कस. होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? जिसमें कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे रखी है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट करेक्ट, दैट वी विल चेक. हम लोग किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. दूसरी चीज हम लोग वहां सीखे थे कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसमें कोई भी अननोन वेरिएबल है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो हमने कल के सेशन में सीखा था. ठीक है, आज का जो सेशन है वो उसी का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ही पार्ट है. एंड वी विल लर्न हाउ टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, कि कोई भी फॉर्मूला हम लोग कैसे डराइव करते हैं, फिजिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग डराइव करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. तो हम लोग एक क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे कि सम क्वांटिटीज है जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है ना, हाउ वी विल फाइंड द डेरिवेशन फॉर दैट. ओके, सो वी विल डिस्कस विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ढंग से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट विस्कस फोर्स, फोर्स चाहे कैसा भी हो, एक टाइप का फोर्स है विस्कस फोर्स, दैट इज नोन एज द लिक्विड फ्रिक्शन. ये क्या होता है? एक तरह का लिक्विड फ्रिक्शन होता है. जब लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के रेस्पेक्ट में मूव करती है तो उन दोनों लिक्विड के लेयर के बीच जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज द विस्कस फोर्स. उसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स. डिपेंड्स ऑन रेडियस. किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ द स्फीयर. कोई भी स्फीयर है वो किस में मूव करेगा? किसी भी लिक्विड में मूव करेगा. तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है, जैसे ये एक कंटेनर है, मान लीजिए ये क्या है? एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने लिक्विड फिल कर रखा है. तो इन दोनों लिक्विड की लेयर के बीच में विस्कस फोर्स होता है. और कोई अगर दूसरा ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी इसमें आ रहा है, जैसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इसके अंदर आया, ये इसके अंदर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से. किस वेलोसिटी से? v से. तो जो विस्कस फोर्स है इन ऑन दिस बॉल विल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ द स्फीयर. इसकी रेडियस कितनी, इस पे डिपेंड करेगा, स्फीयर की रेडियस. वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, इसकी वेलोसिटी क्या है, इस पे डिपेंड करेगा. एंड डेंसिटी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, नीटा पे डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? नीटा पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि कैसे निकालते हैं. तो हमने एक चीज वहां पे देखी थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इसकी तो पता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, और रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें पता है. ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें सर. तो हम लोग सबसे पहले नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लेते हैं बेटा. मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, एफ इक्वल टू नीटा ए डीवी अपॉन डी एक्स. नीटा ए डीवी अपॉन डी एक्स. जो नीटा था दैट इज विस्कस कॉपिशेंट, कॉपिशेंट ऑफ विस्कोसिटी जब हम लोग बोल सकते हैं. ए एरिया और डीवी अपॉन डी एक्स दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह क्या होता है. तो यहां से हमारे पास नीटा कितना आ जाएगा? नीटा इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, क्या है? m1 l1 t माइनस टू. ए का क्या होता है? l2. और dv अपॉन dx ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो ये सेकंड इनवर्स होगा. तो t माइनस वन, टी, तब इसका लिखेंगे क्या आएगा हमारे पास? m1 l माइनस वन t माइनस वन. ये आ गया. अब इसने क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी विस्कस फोर्स है. एक तो ये विस्कस फोर्स हो गया दो लिक्विड की लेयर के बीच में. किसके बीच में? लिक्विड की लेयर. ये जो दूसरा वाला विस्कस फोर्स अभी हमारे पास है, ये वाला कौन सा विस्कस फोर्स है? जो स्फीयर और लिक्विड के बीच में लग रहा है, इस स्फीयर और लिक्विड के बीच में लग रहा है. तो इसने बोला है कि दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस. तो जिस पे डिपेंड होता है उसकी पावर हम लोग लेंगे ए. क्या लेंगे? पहले ए ले लिया. दूसरा किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी पे, तो v की पावर v. और तीसरा किस पे डिपेंड है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, इसकी पावर लेंगे c. अब मुझे ये फॉर्मूला डेराइव करना है कि f जो है r, v और नीटा पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है. तो सबसे पहले हमें डायमेंशनल फॉर्मूला जिस चीज पे डिपेंडेंसी है उन सबका पता होना चाहिए. तो यहाँ हमारे पास अननोन में क्या था? नीटा था. नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले हमने इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आई. नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बाद हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट हम सॉल्व करेंगे. कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं k
r टू द पावर a, v टू द पावर b एंड नीटा टू द पावर c। तो k यहाँ पे क्या होता है, k यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो k का डायमेंशन, अब दोनों सब डायमेंशन फॉर्मूला देखें। f का क्या होगा बेटा, m1 l1 t माइनस टू। k का कुछ है नहीं, r का, लेकिन क्या आएगा, l1 लेंथ होती है तो l की पावर a। वेलोसिटी क्या होता है, l t माइनस वन की पावर b। और नीटा का अभी हमने निकाला था, क्या था, m1 l माइनस वन t माइनस वन की पावर c। कोई दिक्कत नहीं। तो m1 l1 t माइनस टू, सामने क्या लिखेंगे, यहाँ पे m की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे c, केवल m तो एक ही बार है, और इसकी पावर c, तो क्या लिख देंगे, m की पावर c। l की पावर a भी है, l की पावर b भी है, l की पावर माइनस c है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस सी। और t की पावर माइनस की b एंड माइनस का c। ये आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या होगा, c इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, 1। a प्लस बी इक्वल टू कितना आया है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू भी 1। और माइनस बी माइनस सी इक्वल टू माइनस का 2। इसका मतलब b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, b प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ से c हमारे पास है, c कितना बेटा, 1 है, तो b प्लस वन इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। a और हमारे पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी हमारे पास 1, सी भी 1 इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 आया। तो a की वैल्यू भी कितनी आई, 1। b की वैल्यू भी कितनी आई, 1। और c की वैल्यू भी कितनी आई, 1। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1। दैट मीन्स f इक्वल टू क्या होता है, k r की पावर a, b की पावर b, सॉरी a की जगह 1 लिख दें, a की जगह क्या लिख दें, 1। v की पावर 1 और c की पावर, ये नीटा की पावर भी क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई सबकी, 1 1 एंड 1 आ गई। तो एफ इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला, के, इसको ऐसे लिखते हैं नीटा आर वी। और एक्चुअली जब हम के निकालते हैं ना इसमें सॉल्यूशन करके, तो जो के की वैल्यू आती है, वो के की वैल्यू क्या आती है पता है, 6 पाई। तो क्या आता है के की वैल्यू यहाँ पे, 6 पाई नीटा आर वी। वो हम लोग कैसे निकालेंगे 6 पाई, वो आगे सीखेंगे। ठीक है, 6 पाई नीटा आर वी फॉर्मूला होता है। ये भी विस्कस फोर्स ही है, और ये भी क्या था, विस्कस फोर्स ही था। तो ये तो हमारे पास, इसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको डेराइव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कंसेप्ट है, जिस पे डिपेंडेंस, जो जो वैल्यू जिस पे डिपेंडेंस है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखो, उसकी पावर ए बी सी लिख दो। क्या लिख दो, पावर ए बी सी लिख दो। क्वेश्चन आपका अपना आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही हम 2 3 क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पे, ताकि चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस डिपेंड्स ऑन इट्स प्रेशर एंड डेंसिटी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर एंड डेंसिटी पे। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर a एंड रो की पावर p, इस पे डिपेंडेंसी है। तो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, प्रेशर एंड द डेंसिटी, आपको इस पे रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा हम, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, k p टू द पावर a रो टू द पावर b। k यहाँ पे क्या होगा, यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है, k है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे,
सबका पता है, इसमें तो कोई अपन अननोन है नहीं। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, m0 l1 t माइनस वन। वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड है तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m0 l1 t माइनस वन। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं किसका, P का प्रेशर का हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 l माइनस वन टी माइनस टू की पावर ए। डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, तो m1 l माइनस थ्री की पावर बी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, m0 l1 t माइनस वन इक्वल टू, यहां कंपेयर करेंगे तो m की पावर क्या बन जाएगी, a यहाँ पे b यहाँ पे, a प्लस बी, l की पावर माइनस a माइनस थ्री बी, और t की पावर माइनस टू है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू, a प्लस बी इक्वल टू जीरो, a प्लस बी इक्वल टू जीरो, माइनस a माइनस थ्री बी इक्वल टू वन, और माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन। ए इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वन अपॉन माइनस टू, दैट इज वन अपॉन टू। कितना आ गया, वन अपॉन टू। ये वैल्यू हम लोग किसमें डाल दें, इसमें डाल दें, ए प्लस बी जीरो में, तो ए प्लस वन, सॉरी ए की वैल्यू डालेंगे वन अपॉन टू, तो बी की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू डाली वन अपॉन टू प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। कितना आया, कोई समस्या नहीं इसमें, पक्का। बी कितना आ गया, माइनस हाफ। ए कितना आ गया, हाफ। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, इजीली नहीं बन जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू के पी की पावर हाफ एंड रो की पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ऊपर हो जाएगा और नीचे रो, और हाफ को हम लोग रूट की फॉर्म में लिखते हैं। हाफ को क्या लिखते हैं, रूट। यही फॉर्मूला बनता है किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, इन गैस। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो अलग होता है, रूट गामा आता है। क्या आता है, रूट गामा, वो आगे निकालना सीखेंगे। तो समझ में आ गई बात। इस तरह से डायमेंशनल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला डेराइव, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फिजिकल इक्वेशन का फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दो हमने डेराइव किए। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द टाइम फॉर द कंप्लीट स्विंग। हाउ does P depends on mass m of the bob, length L of the string and acceleration due to gravity। तो इसने क्या बोला है कि कैसे डिपेंड करता है पीरियड, इसको पीरियड से P से लिखा, पीरियड किससे लिखा है, P से। P किस पे कैसे डिपेंड कैसे करेगा, मास पे, लेंथ पे एंड एसिलरेशन पे। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि लेट जो P है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर A, लेंथ टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। इस तरह से डिपेंडेंसी है इसकी, किसकी, टाइम पीरियड। पी यहां पे क्या बेटा, टाइम पीरियड, ध्यान देना। तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और जी टू द पावर सी। तो यहां पे पी जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसको आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख दोगे बेटा, पी का m0 l0 t1, टाइम पीरियड t1 होगा बेटा। क्या कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, मास का m1 की पावर a, लेंथ का l1 की पावर b, और एसिलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो lt माइनस टू की पावर c, ये होगा। तो सामने कंपेयर लिख दें इसको, m0 l0 t1 की पावर यहाँ पे क्या होगी, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस टू सी। कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, b प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा, जीरो, माइनस टू सी इक्वल टू वन, तो c इक्वल टू कितना आएगा, माइनस हाफ, और b माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। b इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई समस्या नहीं इसमें बेटा, या है समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। इसका मतलब कैसे डिपेंडेंसी है कि टाइम पीरियड p इक्वल टू के एम टू द पावर जीरो,
L टू दी पावर हाफ G टू दी पावर माइनस हाफ। अब हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू, मास पे डिपेंडेंसी है ही नहीं क्योंकि पावर जीरो, इसका मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, वन हट गया। L की अपॉन G डिवाइड में आ जाएगा पावर हाफ। पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट। तो P इक्वल टू के रूट L अपॉन G। जब हम सॉल्व करते हैं ना तो जो K है वो किसके को लाता है यहाँ पे, 2 पाई के। तो 2 पाई रूट L अपॉन G होता है फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में भी, ऐसे इजीली कर सकते हैं डेरिवेशन। अगला क्वेश्चन, इफ एनर्जी मोमेंटम एंड फोर्स आर चूजन एंड फंडामेंटल यूनिट। किसको चूज किया फंडामेंटल में, एनर्जी फोर्स एंड मोमेंटम को। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, आपको पहले याद हो तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, मास डिपेंड ऑन एनर्जी एज पावर ए, momentum as power b and force as power c. So here m equal to k e to the power a, p to the power b और f to the power c। अब सबका डायमेंशनल फॉर्म हमें पता है, मास का क्या होता है बेटा, m1 l0 t0, कोई दिक्कत नहीं। k यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। ई एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l2t-2 की पावर a। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मींस kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो kg का आएगा m1l1t-1 की पावर b, और f फोर्स है तो m1l1t-2 की पावर c। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो इधर तो सामने आएगा मास की पावर 1, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, m की पावर a भी है, पावर b भी है, पावर c भी है, l की पावर 2a है, प्लस b है, प्लस c है, और t की पावर -2a, -2b, -2c है? हाँ -b है, सॉरी क्या है, -b, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, -b और -2c। अब कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने से तीन इक्वेशन हमारे पास बनेगी। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना बना बेटा हमारे पास, 1 बना, m की पावर 1 है ना। फिर हमारे पास देखो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बन रहा है, 0। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर ले एक दूसरे से, माइनस करने से क्या बनेगा बता आपको, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्या बचा, -a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास, -1। a इक्वल टू कितना बन गया, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन क्या बन रही है, -2a -b -2c इक्वल टू कितना है, 0। तो वैल्यू डाल दें एक ही, तो -2 -1 -b -2c इक्वल टू 0। इसको इधर ये किस में हो गया, प्लस में 2 हो गया, इन दोनों को इधर भेज दो, b प्लस 2c आ गया, b प्लस 2c इक्वल टू कितना है, 2 आ गया। इक्वेशन नंबर ये एक बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस सी में भी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास, 1 है, कितना है। तो यहां से इसको इधर भेजें, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस सी 2 आ रहा है, ये इधर जाएगा 1 + 1 2 हो गया, और एक हमारे पास b प्लस 2c आ रहा है, b प्लस 2c इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहां से माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या होगा माइनस करने से, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आया, -c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। c की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस 0 इक्वल टू 2। तो b कितना आएगा, 2। इसका मतलब जो इक्वेशन बन रही है वो कैसे डिपेंडेंसी है हमारे पास, इक्वेशन की डिपेंडेंसी कैसे होगी बताओ। यहाँ से m इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना ना मास का, m का क्या बनेगा, e की पावर -1, p की पावर 2 और f की पावर 0, f की पावर 0। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं, ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
वही डिपेंडेंसी की जगह हमें डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल में डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। डेराइव द फॉर्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। आपको फोर्स का फॉर्मूला डेराइव करना है किसका यूज करके? डायमेंशंस का यूज करके। कैसे निकालोगे बेटा? तो एफ directly proportional to m to the power a, v to the power b and r to the power c। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? k m to the power a, v to the power b, r to the power c। कोई समस्या नहीं। दोनों तरफ क्या लिखेंगे बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2। के कांस्टेंट है। मास का क्या हो जाएगा? m1 की पावर a। वेलोसिटी l1 t माइनस 1 की पावर b और रेडियस क्या हो गया? l की पावर c। कोई समस्या नहीं इसमें। तो क्या होगा? m1 l1 t माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m की पावर a और तो कुछ है नहीं, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b और कुछ नहीं है ना। कंपेयर कर ले, सीधा कंपेरिजन हो रहा है बेटा। यहाँ तो क्या आएगा? a इक्वल टू 1 और माइनस बी इक्वल टू माइनस 2। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 2 और b प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। तो b 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आप इक्वल टू के m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? k इक्वल टू f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। माइनस का प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और एक्चुअल फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे k इक्वल टू 1 होता है और फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली वो होता है f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। समझ में आ गई बात कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को? कोई दिक्कत नहीं है। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट अल्फा इन द गिवन इक्वेशन। वेलोसिटी की पावर अल्फा इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस की पावर 3/2 इंटू डेंसिटी की पावर -3/2। तो अल्फा कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट वही है, इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला, इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी की पावर अल्फा जो है, प्रेशर डिफरेंस बोलो चाहे प्रेशर बोलो, बात तो एक ही है। पावर कितनी है? 3/2 और रो की पावर कितनी है? -3/2। यही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l1 t माइनस 1 की पावर अल्फा। प्रेशर का क्या होता है? m1 l1 l माइनस 1 और t माइनस 2 की पावर 3/2। और रो क्या होता है? m1 l माइनस 3 kg पर मीटर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम के लिए kg पर मीटर क्यूब। और t0 की पावर -3/2। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे? m0 l1 t माइनस 1 की पावर अल्फा इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? m की पावर 3/2 और ये भी -3/2। तो 0 हो जाएगा अपना आप। यहाँ तो l की पावर क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे? -3/2, यहाँ माइनस प्लस 9/2, क्योंकि 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9/2 और t की पावर -3 और यहाँ पे प्लस 0 ही है। क्या है? 0। अब देखो इसको सामने लिख दो, m की पावर 0, l की पावर अल्फा, t की पावर -1। यही है बेटा। ये कितना आ गया? सामने भी m की पावर 0, l की पावर इन दोनों कितना आएगा? 6/2 मतलब l क्यूब कितना आएगा? l क्यूब और t की पावर -3 और यहाँ भी माइनस अल्फा है, सॉरी क्या है? माइनस का कंपेयर कर लो। अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है? 3। दोनों में से किसी को कंपेयर करो, अल्फा इक्वल कितनी आ रही है? 3। दैट इज योर आंसर। यही क्या आपका क्वेश्चन? देख के डरना नहीं है कि ये पता नहीं नया क्या आ गया। नया कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो वही यूज हुआ है। तो माइनस अल्फा इक्वल टू -3 रख दे बेटा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत अब इसमें? कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द लिफ्ट फोर्स पर यूनिट विंग स्पैन on aircraft wing of width L moving with a velocity v through air density rho on the parameter L, V and P। क्या बोला है? एक विंग है एरोप्लेन की, ये ऐसी एक एरोप्लेन की विंग है, इसकी पर यूनिट स्पैन मतलब पर यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लग रहा है, पर यूनिट लेंथ का फोर्स। क्या बोला इसने? फोर्स पर यूनिट विंग स्पैन, फोर्स पर यूनिट विंग स्पैन, विंग स्पैन इसका मतलब हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास इसको हम लोग किससे लिख दे, एक बार के लिए आप चाहो तो फाई से लिख दो। किससे लिख दो बेटा? फाई से। तो फाई जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो विंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एल टू द पावर ए ले लें। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वी टू द पावर बी, और डेंसिटी रो टू द पावर सी। ये क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ है ना ये वाला, इक्वल टू के एल टू द पावर ए, वी टू द पावर बी और रो टू द पावर सी। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दे बेटा दोनों साइड में। फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, अपॉन में लेंथ है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? l1 इक्वल टू के, यूनिटलेस डायमेंशन लेंथ है l के लिए, ये तो लेंथ है तो l टू द पावर a, v की पावर l1 t माइनस 1 वेलोसिटी की पावर b, और डेंसिटी मास पर केजी, ये क्या होता है? सॉरी, केजी पर मीटर की होती डेंसिटी, तो ml माइनस 3 क्या होगा बताओ? m1 l0 t माइनस 2 इक्वल टू m की पावर c है, l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस b माइनस 3c। ये देख लो आराम से, -1 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी। कंपेयर कर लो, c इक्वल टू कितना आ गया? 1। हाँ तो -3c लिखा ना बेटा। अच्छा वो रुको 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 रुको, यहाँ साथ में ये है ना -3 सी, टी की पावर नहीं है, टी की पावर तो केवल माइनस बी है, टी की पावर केवल क्या है? टी में है ही नहीं आगे वाले में, तो वो गलत लिख दिया, सॉरी। सी इक्वल टू यहाँ पे कितना है बेटा? 1 आ गया। कितना आ गया? कंपेयर करने से मिल गया सी। माइनस बी इक्वल टू कितना है? -2। देखो टी का पावर, तो बी इक्वल टू कितना मिला? 2। और हमारे पास क्या है? ए प्लस बी माइनस 3c इक्वल टू क्या है? 0। तो हमारे पास ए फाइंड करना है, बी हमारे पास प्लस का 2 है, सी 1 है, तो -3 इक्वल टू 0। -1 ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1। कितना आ जाएगा? ए बी सी सब मिल गया। तो फाई के इस पे फाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फाई इक्वल टू क्या बनेगा बेटा हमारे पास? फाई इक्वल टू के एल की पावर 1 और वी स्क्वायर और रो। ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस टाइप से हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 6-7 क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको सही करवा दिए। अब आप आगे क्वेश्चन एक आप होमवर्क में करना, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है? वेट ए मिनट। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लार्ज फ्लूइड स्टार इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। एक स्टार है जो भी हमेशा क्या होता है? घूमता रहता है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ऑब्टेन द एक्सपेंशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। किसके लिए फॉर्मूला निकालना है आपको? टाइम पीरियड के लिए निकालना है। और इसने क्या बोला है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन टर्म्स ऑफ द रेडियस, तो r टू द पावर a, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो,
की पावर बी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की पावर सी। आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी। इट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, आप करना। तो अगर इस सारे क्वेश्चन आप सही से ढंग से नोट कर लेना कॉपी में, ताकि आपको आगे क्या आएंगे, ये काम आने वाले हैं। सब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं। So that's all for this session. See you in next session for the next part of application of dimensional formula. Till that, bye bye.